कौन सा चैप्टर चलेगा? सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखो कैसा है ये चैप्टर, आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कुछ बातें हैं उस चैप्टर से रिलेटेड जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, एक सेल स्ट्रक्चर और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर में कुछ पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स आपके बुक के ही हैं। ठीक है, हम कुछ भी जहां मतलब बचेंगे, बाकी एक्स्ट्रा जो नॉलेज रहेगा वो आपको बीच बीच में हम उस पर डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा हम यहाँ पर आपके बुक के बियॉन्ड ही, मतलब बुक के साथ में ही काम करेंगे, बाहर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर, उसमें कुछ ये पॉइंट्स है जो कि आपकी बुक में रिलेटेड है, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ ये पॉइंट्स हैं जो कि आपके बुक्स में क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर पे। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा उसमें हम ये समझेंगे कि सेल क्या है, देन हम देखेंगे कि मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल। यहाँ पर साइड बाय साइड हम क्या करेंगे, जो आपके बुक के कुछ की पॉइंट्स रहेंगे उसको भी वहां पे उठाते चलेंगे, ताकि आप जब एक बार बुक रीडिंग करना शुरू करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम सेल देखेंगे, मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल, कि आप सेल को कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसका एक अप्रोक्सीमेट उसका साइज लेके भी क्या करोगे, उसके लिए आप केवल इतना यूज करो कि बहुत ज्यादा माइन्यूट रहता है, बहुत ज्यादा माइन्यूट रहता है, बहुत छोटा रहता है, और आप उसको नेकेड आईज से देख नहीं सकते। उसको आपको देखने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कहां पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, कहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देन क्या है, सेल साइज। सेल साइज के अलावा सेल के टाइप्स, सेल ऑर्गेनल्स, सेल साइज, देन सेल के कौन कौन से टाइप्स है, जिसमें आप देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे। फिर सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स पे बात करेंगे, जिसमें सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया और सेल ऑर्गेनल्स हो गया। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे देखा जाएगा तो ऑकरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां प्रेजेंट होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, उनका नेचर में कैसे नेचर में वो मौजूद होते हैं, वो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, देन मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेचर कैसा होता है वो देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार यूजफुल होते हैं, कई बार हार्मफुल होते हैं, जिसमें आप एक अलग से पढ़ेंगे पैथोजन। ठीक है, इसके बाद क्या है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कैसे होता है, कैसे वो अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे एक सेल मतलब दो में दो से चार, ऐसे कुछ कैसे अपने आप को वो लोग इंक्रीज करते रहते हैं। देन यहाँ पर आप देखेंगे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखेंगे। मे भी आपके बुक में बहुत ज्यादा ब्रॉड एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी जहां तक आपको इंपॉर्टेंट, लाइक लैक्टोबैसिली हो गया, राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, ये कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, देन आप देखेंगे यहाँ पर कि फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का आप नॉर्मल मतलब हिंदी में कीड़वन उसे कहा जाता है, और इसका मेन मतलब होता है कि किसी को फर्मेंटेशन करना, यानी मेनली किसी को सड़ाना। ठीक है, तो यहाँ पर फर्मेंटेशन हो गया। फिर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे यूज करते हो। देन क्या है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और लास्ट क्या है, एक पॉइंट क्या रहेगा अपना, पैथोजन। पैथोजन नॉर्मली क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज वगैरह को स्प्रेड करते हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर मैं कोई इंग्लिश वर्ड बोल दूंगा और अगर आपको उसका मतलब नहीं समझता है तो आप ऑन द स्पॉट उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? बाकी जो वीडियो है उसको क्या करना रहेगा आपको, कि अभी आप यहाँ पर देख ले रहे हैं, फिर आपको जो नोट्स वगैरह बनाना रहेगा वो आप वीडियोस वगैरह में से जाकर डायरेक्ट क्या करेंगे, मतलब जो आपको मैं नोट्स वगैरह दूंगा उसमें से आप कवर करेंगे। ठीक है, फिर भी आपको कोई दिक्कत आई तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उस पर क्या करेंगे, अपना डाउट पूछ लेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले बात आती है सेल, सबसे पहले बात है आगे सेल। ठीक है, तो सेल क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता है, मैं बहुत ज्यादा इसको ब्रॉड में नहीं खींचने वाला हूं, आप सबको पता है कि ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसके, बॉडी का, हमारे। ठीक है, तो ये क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। इस बात का जरा मतलब समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि बेसिक आपका नहीं रहेगा तो फिर आगे बात ही नहीं बनती है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या होता है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं इसको लेकर के, कि एक वॉल आप ले लीजिए, दीवार ले लीजिए। अगर मैं बोलूं दीवार क्या है, एक स्ट्रक्चर है, उसकी यूनिट क्या है, उस स्ट्रक्चर की यूनिट क्या है। यूनिट का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर वो किस एक चीज से मिलकर बना है। तो आप बोलेंगे भैया वो एक चीज जो है वो है ब्रिक, यानी ईंट। सही बात है, वो ईंट क्या है, बार बार रिपीट हुआ और तब जाके आपका पूरा दीवार बना हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर आप बोलेंगे कि सेल जो है आपकी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। आपके बॉडी में जो छोटे छोटे सेल्स हैं वो बार बार अपने नंबर्स को बढ़ाए हैं, मतलब इंक्रीज किए, बार बार रिपीट हुए हैं, और
तब जाके आपका क्या हो गया है, पूरी बॉडी बनी हुई है। तो ये क्या स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट मतलब अगर आपकी बॉडी में चाहे जो भी काम हो रहा है, चाहे जो भी काम, खाना खाने से लेकर आप जो भी काम कर रहे हो, हाथ मत कहीं चल रहे हो, कहीं बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक्चुअली में वो काम जो हो रहा है वो एक छोटे से सेल लेवल पे परफॉर्म होता रहता है और फिर जाके आपको इतने बड़े बॉडी लेवल पे दिखाई देता है। आपके बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है, आपके बॉडी में जो भी काम हो रहा है, वो एक्चुअली में एक छोटे से सेल लेवल पे परफॉर्म होता है और सब काम मिलकर एक बहुत बड़ा बड़ा काम, मतलब बड़े काम आपको दिखाई देते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किसका, हमारी बॉडी का। किसका, हमारी बॉडी का। ठीक है। अब इसके आपको मतलब आपके बुक में क्या कंपेयर किया गया है, आपके बुक में नॉर्मली बता दिया गया है कि यहां पर अगर मान लीजिए, देखिए सेल है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल जो रहेगा वो टिश्यू हो जाएगा, अभी इस सब पे बात कर रहे हैं। और ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड, मतलब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन बना देंगे, और ऑर्गन जो रहेंगे बहुत सारे मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देंगे, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बन जाएगा हमारी बॉडी, हमारी बॉडी। ठीक है। अब बात करते हैं, इसको कुछ कंपेयर इस हिसाब से किया गया है कि अगर आप देखेंगे सबसे छोटे जो होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं, यानी लेटर्स होते हैं, और बहुत सारे अल्फाबेट या लेटर्स आपस में मिलते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो सेंटेंसेस बनते हैं, और बहुत सारे सेंटेंसेस आपस में मिलते हैं तो बताइए पैराग्राफ बनते हैं, और बहुत सारे पैराग्राफ आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, चैप्टर बनते हैं, और बहुत सारे चैप्टर्स आपस में मिलते हैं तो बुक बनते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मल है। ठीक है। ये आपको कंपेयर कर दिया, ये थोड़ी याद करना है, बस समझाने के लिए दे दिया है, ये आपको समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। लेकिन क्या हर एक ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोल देंगे, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए, नहीं। क्या होगा, मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ सेल, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते रहे, एक समान कार्य को करते रहे। जैसे मेरे जीभ में जितने भी सेल होंगे उनका काम क्या होगा, टेस्ट करना, सही बात है, किसी चीज को टेस्ट करना। मेरे नाक में जितने भी सेल होंगे उनका क्या काम होगा, स्मेल करना, या मतलब जो भी ऑर्डर वगैरह है, ऑर्डर मतलब जो भी आपकी मतलब स्मेल वगैरह आ रही है, सुगंध वगैरह आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है, क्या स्मेल आ रही है, सही बात। आपको कैसे पता चलता है कि महक आ रही है या बदबू आ रही है, बताइए आपको कैसे पता चलता है, ताकि आप, जो कि आपके नोज में सेल मौजूद है, सही बात है ना। तो यहाँ वही बात है कि जो सेल रहेंगे, और यहाँ मतलब बहुत सारे सेल जो रहेंगे वो मतलब ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। लेकिन कौन से ग्रुप ऑफ सेल, जो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते रहे। अब आ जाओ इसका डेफिनेशन बनाते हैं। तो आपको क्या बनाना रहेगा, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्मिंग ए सिमिलर फंक्शंस आर कॉल्ड टिश्यू, और कॉल्ड टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यूज का जो ग्रुप रहता है वो मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर बनेंगे तो यहाँ पर क्या बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम। हम लोगों ने लगभग कितना ऑर्गन सिस्टम पे डिस्कस किया है, 10 ऑर्गन सिस्टम पे डिस्कस किया। वो 10 ऑर्गन सिस्टम हम लोग एक बार फिर से टाइम मिलेगा तो देखेंगे। स्केलेटन सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ये सब बहुत सारे हैं, देखेंगे। चलो, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपको मिला के क्या बनता है, पूरा बॉडी बनता है। ये क्या बनता है, आपका बॉडी बनता है। ठीक है। ओके। अब आते हैं सबसे पहले सेल पे वापिस। तो सेल पे हमने देखा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बॉडी का, सही बात है। अच्छा, दूसरे टर्म पे आते हैं मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल, कि सेल को आप कैसे मेजर कर सकते हो और कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आप उसको जैसे नॉर्मल आप एक मेजरिंग करते हो इंची टेप वगैरह लेकर के या स्केल वगैरह लेकर, उस तरीके से आप सेल को मेजर नहीं कर सकते हो। उस वजह से आप सेल को देख नहीं सकते हो, उस तरह से मेजर करने की बहुत दूर की बात है, हाँ या ना। मेनली कंटेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल। तो यहाँ पर बात क्या आती है, सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व कैसे किया जाएगा। तो हम लोग सेल जो रहता है वो बहुत माइन्यूट रहता है साइज में, बहुत छोटा रहता है साइज में, उसको हम इजिली अपने नेकेड आइज से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको करना ये पड़ेगा कि उसके लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसके ऑब्जर्वेशन के लिए हमको जरूरत पड़ती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो सेल ऑर्गेनल्स को देखने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हम क्या करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, किसी चीज को लगभग 100 से 1000 गुना ज्यादा क्या कर देता है, छोटा दिखाता है। ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जब वो इतना छोटे साइज को चीज को दिखाने लगता है तो उसमें सेल को हम बड़े आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पर वही है कि जब सेल को देख लोगे तो वहां पर ही उसी के कंपेयरिंग में आप उसको मेजर कर लोगे। देखो भाई इतना है, मतलब इतना नैनोमीटर। यहाँ पर सेल का साइज क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, आप मीटर वगैरह में और सेंटीमीटर में उसको मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पे जो आप यूज करेंगे यूनिट वो होता है नैनोमीटर या पिकोमीटर। ऐसा इसलिए क्योंकि वो साइज बहुत ज्यादा क्या है, छोटी है, वो लेंथ बहुत ज्यादा क्या है, छोटी है। और जब आप छोटी लेंथ को मेजर करते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, यहाँ पर पिकोमीटर या नैनोमीटर, ये छोटे छोटे यूनिट्स का आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पर वही है कि आप उसको कैसे मेजर करेंगे और उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप उसको मेजर करते हैं, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, और इसके अलावा ये मेजरमेंट के लिए आप बहुत छोटी यूनिट लाइक नैनोमीटर हो गया या पिकोमीटर हो गया, उसको आप यहाँ पर मतलब यूज करते हैं। ठीक है।
इसके बाद सेल साइज। हम पूरा सब कुछ हो जाने के बाद फिर आपके बुक के मैं पॉइंट्स छाटूंगा और फिर बताऊंगा उसमें कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं रह गया जो हमसे छूट गया है। समझ रहे हैं, मेन बात ये है। ठीक है, सेल साइज के बारे में देख ले। तो सेल का साइज क्या होता है, अब बात करते हैं सेल के साइज। तो सेल जो होते हैं वो कोई फिक्स थोड़ी सेल, मतलब ये है सब सेल के साइज अलग अलग हैं। सही बात है ना, हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग सेल मौजूद है और सब सेल के साइज जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। सही बात है ना। इसके अलावा अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के सेल मौजूद होते हैं। कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, और उनके फंक्शन के मतलब फंक्शन पे यानी उनके काम पे ये डिपेंड करता है कि उनका साइज कैसा रहेगा। समझे, जैसे अगर मैं बात करूं अमीबा ले लो, पैरामीशियम, तो ये सब का क्या है, ये सब की बात ये है कि सब सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिन्हें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। और इनकी खास बात क्या है, इनकी खास बात ये है कि इनको पूरे बॉडी का फंक्शन, जैसे हमारी बॉडी में क्या है, सांस लेने के लिए नाक अलग से है, कोई काम करने के लिए हाथ अलग से है, खाना पचाने के लिए पेट वगैरह में सब कुछ अलग है। सही बात है, हार्ट अलग है, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यानी जैसे बात करूं अमीबा बात कर लेते, जैसे पैरामीशियम, जैसे यूग्लिना, इन सब की प्रॉब्लम क्या रहती है, इनको पूरे बॉडी का फंक्शन जो रहता है वो एक सेल से ही परफॉर्म करना रहता है। चाहे खाओ पियो जो करना है वो करो, केवल किससे करना रहता है, एक सिंगल सेल में ही सब कुछ रहता है। तो ऐसा सेल क्या होता है, सिंगल सेल रहेगा लेकिन मल्टी फंक्शन को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। समझ रहे हो। लेकिन हमारे बॉडी में हर सेल का क्या है, अपना खुद का फंक्शन है, मतलब वो अपना काम करेगा, वो अपना काम करेगा। आप समझ पा रहे हो। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सेल के साइज पे। तो मैंने क्या बताया कि सेल के साइज जो होते हैं वो उनके फंक्शन के हिसाब से डिफरेंशिएट होते हैं, वेरिएड होते हैं, बदलते रहते हैं। सही बात है ना। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के सेल मौजूद होते हैं। कहीं पर आप देखेंगे रॉड शेप सेल होगा, कहीं पर आप देखेंगे रेक्टेंगुलर सेल होगा, कहीं पे आप देखेंगे ओवल शेप सेल होगा, कहीं पर सर्कुलर शेप सेल होगा। इस सेल का साइज जो रहेगा वो क्या होता रहता है, बदलता रहता है। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म बदलता रहता है और ये डिपेंड किस पे करता है कि उनका क्या है, फंक्शन कैसा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। आपके बॉडी में, आपके यहाँ पर बुक में देखेंगे तो बुक में बहुत सारे टाइप के आपको क्या हैं, सेल वगैरह दिए गए हैं। ठीक है, कुछ बात कर लेंगे सेल वगैरह पे। सबसे पहले देखते हैं अपने से कुछ पॉइंट छूट तो नहीं रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट था सेल। सेल में आप देखेंगे हमने लगभग सब पॉइंट कवर कर लिया है। फिर आप देखिए वहां पर, अच्छा नीचे क्या दिया है, एक साइंटिस्ट जो है वो रॉबर्ट हुक है, और आप देखेंगे उन्होंने सेल वगैरह की स्टडी किया था और उन्होंने सबसे पहले इसको सेल वगैरह नाम दिया था। अभी उसकी जरूरत नहीं है वो सब पढ़ने की। ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह की आपको जरूरत पड़ेगा मैं बता दूंगा कौन से साइंटिस्ट आपको इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट में आप देखेंगे तो वहां पर केवल आपको ये लिखा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिया और बोला गया है कि वो जो आपकी छोटी से छोटी चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से मैग्नीफाई मतलब जूम करके अच्छे से दिखा देता है, जिससे आप सेल जो है उसकी स्टडी और ज्यादा प्रॉपर और मतलब उसको और अच्छे से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक नीचे प्रैक्टिकल दिया है, मैं एकदम इन शॉर्ट वो प्रैक्टिकल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो प्रैक्टिकल क्या है, एक्चुअली में बोला क्या जा रहा है कि आपका प्याज की थैली पे, क्योंकि प्याज के अब आप भी जब जाएंगे मतलब 11वीं वगैरह 12वीं वगैरह में जाएंगे तो आपको भी, अभी तो मैं भी कहते हैं कि आपके स्कूल वगैरह में दिखाया जाता होगा। होता क्या है उसमें कि आपके मतलब वो आपसे कांदा वगैरह मंगाया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि उसकी थैली निकालने के लिए वो थैली निकालेंगे और थैली निकाल के सबसे पहले उसको पानी में डाल देना रहता है। पानी में इसलिए क्योंकि वो पानी को थोड़ा एब्जॉर्ब कर ले, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फिर से फोल्ड हो जाएगा और आपको क्लियरली ऑब्जर्व फिर आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो होगा क्या कि आप उसको सबसे पहले प्याज की जो थैली रहती है उसको आप क्या करेंगे, निकाल कर, बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है। निकालने के बाद उसको क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे। ठीक है, पानी में जब आप उसको डाल देंगे, अब होगा क्या कि वो पानी को प्रॉपर एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ रहे हैं, जब वो पानी को क्या कर लेगा, प्रॉपर एब्जॉर्ब करेगा। जब वो पानी को प्रॉपर एब्जॉर्ब कर लेगा, अब आप उसको आराम से उठाएंगे और उठा के ध्यान दीजिए जरा, ये होता है स्लाइड, ये होता है स्लाइड। ठीक है, और होता क्या है, अब यहाँ पर आपने वो थैली को रख दिया है, मान लीजिए थैली है, इसको रख दिया है। अब इसके ऊपर रखना रहता है कवर स्लिप। ठीक है, कवर स्लिप। तो पहले आप क्या करेंगे, उस थैली को रख देंगे, जो प्याज की थैली है उसको रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, उस पर एक बूंद पानी डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप उसके ऊपर कवर स्लिप रखेंगे। कवर स्लिप को बहुत ही केयरफुली रखना रहता है, वो इसलिए आपको देखो वहां पर लिखा होगा। ठीक है, अब देखने मत लग जाओ, फिर घर पे देखना। ठीक है, मैंने बोल दिया आप देखने लगे, अभी अपन यहाँ पे कर लेते। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पे वो जो थैली रहेगी वो मतलब उसमें सबसे पहले एक बूंद पानी आपको रखना रहता है और देन आपको कवर स्लिप रखना रहता है। अगर आप उसको बहुत ही ज्यादा केयरफुली यानी सावधानी से नहीं रखते हैं तो होता क्या है कि वहां पर एयर बबल आ जाएगा, और एयर बबल आ जाने की वजह से वो मतलब आपका एक्सपेरिमेंट लगभग फ्लॉप समझ लीजिए कि कोई मतलब नहीं निकलेगा उस चीज का। ठीक है, तो यहाँ पर उस बात का आपको ध्यान रखना रहेगा कि एयर बबल ना आने पाए, यानी क्लियर है, अदरवाइज इतना बड़ा सा शायद एयर बबल आ जाएगा। ठीक है, वो आपको कुछ इस तरीके से रखना रहता है। ठीक है, इस तरीके से पहले करना रहेगा, उसके बाद इस हिसाब से गिरा देना रहेगा। ठीक है, तो अपने आप एकदम प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपका सेल का साइज हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें, सेल के साइज के बारे में क्लियर हो गया है कि सेल के साइज कैसे कैसे अलग अलग होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया है। अब जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो एक्सपेरिमेंट आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा, देखो दीवार जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी। मैं नॉर्मल इधर बता दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपको दीवार जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। और इसमें आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे जो ये हैं, ये सब सेल हैं, ये सब एक एक अपने आप में सेल है, ये सब एक एक सेल है, ठीक है, ये यहाँ पे पूरे ये सब सेल्स हैं, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको ऑब्जर्व यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरीके के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेल रहेंगे। अब ये सेल कैसे हैं, ये सेल आप देखेंगे कि रेक्टेंगुलर शेप सेल है, ठीक है, लेकिन सब में क्या होंगे, अलग अलग सेल होंगे, हर जगह पे आपको रेक्टेंगुलर सेल ही नहीं मिलेगा, ठीक है। सेल का साइज हो चुका है, अब सेल के टाइप से बात कर लेते हैं। सेल का टाइप मेनली डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से दो अलग अलग टाइप होंगे। जैसे एक नॉर्मल दिखाया जाए तो प्लांट और एनिमल सेल होता है, लेकिन मेनली अगर सेल के टाइप देखे जाए तो वो दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। दोनों हम चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले सेल के टाइप को अपन एनिमल सेल और प्लांट सेल के बेसिस पे देख लेते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स और प्लांट सेल में कुछ डिस्टिंग्विश कर लेते हैं और मेन वही रहेगा, आपसे पेपर में क्वेश्चन भी वहीं से पूछा जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेल के दोनों टाइप्स, यहां तक क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले सेल के टाइप में हम एनिमल सेल, एनिमल सेल और दूसरा यहां पर प्लांट सेल, तो ठीक है, ये रहा अपना प्लांट सेल, ठीक है। कुछ इसके पॉइंट्स लिखेंगे अपन और कुछ इसके पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या पॉइंट्स मिलेंगे अपने को, ठीक है, ओके। चलो सबसे पहले एनिमल सेल की क्या खासियत है, आप मैं बताऊं या आप लोग बताएंगे? आप लोग ट्राई करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे? करना चाहेंगे, अच्छा। सबसे पहले एनिमल सेल का कुछ खास बात बताओ आपको, आप लोग बताइए। हम लोग अरेंज करेंगे सब कुछ, टेंशन मत लो, लेकिन देखता हूं कितने क्या बता पाएंगे। कोई एनिमल सेल की खास बात बताएगा? जिसको आता है वो बताइए एकदम। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, अच्छा, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हालांकि दोनों में प्रेजेंट रहता है, क्या बोलो? जो प्लांट सेल्स है ना उसमें क्लोरोप्लास्ट रहेगा, जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उससे यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आप उसमें मतलब लिखना ले, हाँ, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। इसके बाद एनिमल सेल में अगर आप देखेंगे, दूसरा पॉइंट आपका क्या, वैक्यूल्स के बारे में क्या होगा? यहाँ पर वैक्यूल्स, वैक्यूल्स स्मॉल होगा, जबकि यहाँ पर वैक्यूल्स क्या होगा, लार्ज होगा, लार्ज वैक्यूल्स। अभी बात करेंगे क्यों लार्ज होगा, वो सब देखेंगे। यहाँ पर वैक्यूल जो होगा वो लार्ज होगा। अच्छा, यहाँ पर सेल वॉल होगी क्या? नहीं होगी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेल वॉल नॉट प्रेजेंट, सेल वॉल नहीं होगी। यहाँ पर सेल वॉल होगी, सही बात है कि नहीं? यहाँ पर सेल वॉल होगी, सही बात है, चलो गुड। इसके बाद और कुछ पॉइंट्स, हाँ और कुछ पॉइंट्स, यहाँ पे सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा और पॉइंट्स? न्यूक्लियस दोनों में होगा, हाँ न्यूक्लियस तो दोनों में होगा, मैं वो पूछ रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है। जो चीज दोनों में होगा वो अपन बात नहीं करेंगे, हाँ बोलो। लाइसोसोम, क्या हुआ? लाइसोसोम, लाइसोसोम, तो कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा? एनिमल सेल में होगा और प्लांट सेल में नहीं होगा, ठीक है। चलो लाइसोसोम, यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर, अच्छा लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है? सुसाइड बैग, लाइसोसोम्स, यहाँ पर नहीं होगा। और कोई पॉइंट्स बताओ, और कुछ पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं? सेल वॉल हो चुका है सब कुछ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो नॉर्मली दोनों में हो जाएगा, लेकिन सेल वॉल इसमें ही होगा, सेल वॉल इसमें ही होगा और इसमें नहीं होगा, सही बात है ना? चलो ठीक है, इतने पॉइंट्स अपने काम के बहुत है, ठीक है। आगे अपने को कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेगा तो हम लोग वहीं पे ऑन द स्पॉट देख लेंगे, ठीक है। चलो तो प्लांट सेल के कुछ ये पॉइंट, आपको एनिमल सेल के पॉइंट, आपसे हो सकता है कि पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताओ कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस है, तो आपको बता देना रहेगा कि भाई प्लांट सेल में ये चीजें होती हैं और एनिमल सेल में ये चीजें नहीं होती है, ऐसे वगैरह वगैरह आप डिस्टिंग्विश करके बता लेंगे, कोई दिक्कत आएगी? हो जाएगा, चलो। तो सेल टाइप में हम लोगों ने देख लिया कि मेनली दो टाइप के सेल होते हैं, एक तो एनिमल सेल होता है, दूसरा प्लांट सेल होता है। एनिमल सेल की कुछ खास बातें देख ली और प्लांट सेल की कुछ खास बातें देख ली है। और अब हम लोग एक सेल के दूसरे सेल के टाइप को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, ठीक है।
ये आप लोग कहां से वो कर लेंगे, अपने वीडियो में से क्लियर कर लेना, ठीक है, वहां से नोट डाउन कर लेना। अभी फिलहाल फटाफट कर लेंगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो तो अब आप यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल, पहले प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसमें आप देखेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड क्या, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे? नहीं होते हैं। और यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सही बात है कि नहीं? हाँ, मतलब आप यहाँ पे जो न्यूक्लियस रहेगा, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अब्सेंट होगा। जब न्यूक्लियस ही प्रॉपर नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, जो कि एक बैक्टीरिया का सेल होता है, फिर आगे देखेंगे क्या क्या कैसी चीजें होती है, ठीक है। देखो, अगर जैसे मैं बात करूं कि मान लीजिए, ठीक है, ये आपका क्या है, एक सेल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है, तो देखिए जरा इसमें कैसा क्या स्ट्रक्चर रहता है, मेनली आपके लिए क्या क्या है। यहाँ पर एक ये रहेगा, इसको फ्लैजिला बोला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्म्स रहेंगे, ये सब साइटोप्लाज्म्स रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, एक्चुअली में न्यूक्लियस नहीं है, इसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है, न्यूक्लियोइड, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। न्यूक्लियोइड ये वो एरिया होता है जिसको डीएनए ने कवर किया होता है, दिस इज डीएनए, समझ पा रहे हो? इसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। न्यूक्लियोइड क्या है, वो एरिया प्रोकैरियोटिक सेल का, न्यूक्लियोइड केवल इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड नहीं होगा। हमारा सेल जो है वो यूकैरियोटिक है, इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस भी होगा और प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे, समझ रहे हो, लाइक एनिमल और प्लांट सेल, ठीक है। बैक्टीरिया के सेल जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल रहते हैं। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूक्लियोइड है आपका, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े आप, ठीक है। और यहाँ पर आप ये सेल ऑर्गेनल्स वगैरह यहाँ पर है, सेल ऑर्गेनल्स तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये साइटोप्लाज्म वगैरह इलाका रहेगा, ठीक है। चलो सेल का टाइप हम लोग ने देख लिया, पहला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी हमने देख लिया है, और प्लांट सेल और एनिमल सेल भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स पे, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स, सही बात है। सेल ऑर्गेनल्स में मेनली आप देखेंगे तो हम लोग ने कुछ सेल ऑर्गेनल्स देख लिए, जैसे वैक्यूल्स, ये भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, सही बात है। न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है। इसमें कितने मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियस में कितने मेम्ब्रेन होते हैं, एक या दो? तो दो आउटर मेम्ब्रेन रहेंगे, सही बात है। न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन से सराउंडिंग होता है। इसके अलावा बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं वो अदर मतलब एक एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो भी दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहेगा, लाइक साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया सब दो दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहेंगे। तो यहाँ पे सेल वॉल हम जो मेनली पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स। इसके अलावा कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, कौन एक दो नाम गिना सकते हैं? प्लास्टिड, चलो ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही बात है। ये सब भी क्या है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। इनके बारे में भी आप लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेन चार के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेल ऑर्गेनल्स में अपन जो बात करने जा रहे हैं वो है यहाँ पे सेल वॉल, वो यहाँ पे सेल वॉल। सबसे पहले सेल वॉल के बारे में बात किया जाए तो सबसे ये क्या है, ये सेल का सबसे आउटर कवरिंग होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है। और ये सेल को करता क्या है, इस सेल को मतलब बोला जाए कवरिंग देता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप बात करेंगे क्या हो, ठीक है। तो इसके अलावा सेल को क्या करेगा, प्रॉपर कवरिंग प्रोवाइड करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है, मतलब ये अपने साइज को क्या कर सकता है, बड़ा कर सकता है और छोटा कर सकता है। तो इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे सेल वॉल के बारे में। मेनली आपको इतनी बातें करना है, थोड़ा और अगर इसके बारे में डिस्कस करना है तो आप ये बोल सकते हैं कि एक तरीके का परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो अलाउ करता है कि कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर आएगा और कौन सा सब्सटेंस सेल के बाहर जाएगा। तो ये क्या होता है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे कुछ एक्ट करता है, ठीक है। देन क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, देखो सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूरी तरीके से अलग होता है। जैसे अगर मैं बोलूं, जरा समझने की कोशिश करना, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं कि देखो ठीक है, अगर ये आपकी सेल वॉल है तो इस सेल वॉल के बीच में यहां पर आपको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगा,
ठीक है। यहाँ बीच में आपको क्या दिखाई देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्लांट एनिमल सेल रहता है तो प्लांट सेल हो गया, जिसमें सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों है। लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसमें आपको केवल क्या दिखाई देगा, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगा, सेल वॉल यहाँ पर अब्सेंट होगा। कोई दिक्कत आई, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद दूसरा टर्म क्या है आपका, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में बात किया जाए तो साइटोप्लाज्म क्या है, कौन इसके बारे में बताएगा कुछ? हाँ बोलो। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड टाइप फ्लूइड है, हाँ कहाँ रहता है, वो पूरे सेल के अंदर, पूरे सेल के अंदर फील्ड होता है। अच्छा और उसी के ऊपर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं वो कहाँ होते हैं, उसके ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं। सही बात है या नहीं है? सही बात है। एक तरह का फ्लूइड है जो सेल मतलब अपने सेल के अंदर फील्ड होगा कंप्लीटली, और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं इवन न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ जो क्या रहेंगे यहाँ पर इसके ऊपर फ्लोट करते रहेंगे। और यही नहीं, इसमें आप देखेंगे कि इसके जो सबसे लास्ट कवरिंग होती है, ये देखो आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी चीज दूसरे ऑर्गेनल्स को, जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, आपको मैंने बताया था और ये चीज आपको भी पता होगा कि जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है वो प्रोटीन को किसको देता है, गोल्गी बॉडी को देता है। सही बात है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अपना प्रोटीन किसको, मतलब प्रोटीन कहां पर देता है, गोल्गी बॉडी को देता है। तो बात यह आती है कि प्रोटीन ट्रांसफर कैसे होता है, तो विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म जितने भी सब कुछ का ट्रांसफर होता रहता है पूरे सेल में, अपना एक ऑर्गेनल दूसरे ऑर्गेनल को देता है, दूसरा ऑर्गेनल इसको देता है। इवन न्यूक्लियस जो रहता है वो मैसेज सप्लाई करता है सभी ऑर्गेनल्स को, किसके हेल्प से, तो उसका जवाब है साइटोप्लाज्म के हेल्प से। तो साइटोप्लाज्म भले ही एक फ्लूइड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे कोई मतलब कोई मैसेज वगैरह एक मतलब एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल तक लेके जाना हो, या कोई भी प्रोटीन वगैरह कुछ भी लेकर जाना, कोई सब्सटेंस का ट्रांसफर करना हो, वो सब में साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अच्छा सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, अच्छा अदर सेल ऑर्गेनल्स होगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सेल ऑर्गेनल्स हो गई, अदर सेल ऑर्गेनल्स होगा। तो अदर सेल ऑर्गेनल्स में आप बता सकते हैं, एक बार मुझे देख लीजिए कुछ गलत तो नहीं किया आपने, वही सारी चीज तो सेल ऑर्गेनल्स ही तो, सेल ऑर्गेनल्स में मतलब की है अदर सेल ऑर्गेनल आपको गिनाने के लिए बोला। ये आपके बुक का टॉपिक है, इसमें सेल वॉल आपने देख लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने देख लिया, साइटोप्लाज्म आपने कवर कर लिया, एंड देन सेल ऑर्गेनल्स में हम लोग ने लास्ट देख लिया कि अदर सेल ऑर्गेनल्स में कौन कौन आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अदर सेल ऑर्गेनल्स, अदर सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। अदर सेल ऑर्गेनल्स में आपने क्या क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, प्लास्टिड हो गया, और बताइए, और गोल्गी बॉडी हो गया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह सब कुछ आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं यहाँ पर। अच्छा अब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ओर हम लोग मूव हो रहे हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ओर मूव होने से पहले कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात है जो आपकी बात आपके बुक में 2-4 लाइन में लिखी गई है, उसको भी कवर कर लेते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले बोला गया है वहां पर कि आप देखेंगे, जैसे मैं बात करूं कि चलो एक एक पॉइंट आप पकड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो क्या होता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है, सही बात है, जो किसके सराउंडिंग में रहता है, किसके चारों ओर रहता है, न्यूक्लियस के चारों ओर रहता है। जैसे मैं बात करूं कि ये मेरा न्यूक्लियस है, सही बात है, ये अगर मेरा न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों ओर कौन रहेगा, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रहेगा। ये है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, सही बात है। अच्छा ये और क्या 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 काम करता है, जो राइबोसोम्स रहता है वो अपना प्रोटीन किसको देता है, सही बात है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम किसको देता है, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी उसका क्या करता है, पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट करता है, सही बात है कि नहीं, क्लियर हो गया इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, इतना ही फिलहाल के लिए आपको भी करना है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बाद दूसरे नंबर पे आता है गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी कैसा होता है, आपको मैंने बताया था एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर। एयर सैक मतलब कुछ आप देखिए जरा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, आया ना, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। और इसका ये इसका क्या होगा स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मतलब प्रोटीन्स का क्या हो रहा है, आपका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। गोल्गी बॉडी के बारे में क्लियर हो गया इतनी बातें। अच्छा और क्या है, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या करता है, क्या करता है, कलर देने का काम करता है। अब मैं आपको बोलूं तो क्लोरोप्लास्ट भी एक टाइप का क्या है, प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको पता है कि एक पिगमेंट होता है, इसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, सही बात है कि नहीं। तो क्लोरोफिल जो होता है वो एक टाइप का पिगमेंट है जो कि किसमें रहेगा, मतलब यहाँ पर क्लोरोफिल जो रहेगा वो एक टाइप का पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट में रहता है। और ये एक्चुअली में जो आपकी लीव्स होती हैं उसको क्या करने का, कलर देने का काम करता है। और कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। मतलब मैं ये बोलूं कि कोई भी प्लांट कोई भी कलर का है वो किसकी वजह से है, प्लास्टिड की वजह से, क्लोरोप्लास्ट नहीं, प्लास्टिड की वजह से है, सही बात है ना। ये अलग बात है कि उसकी लीव्स हरी है तो किस वजह से है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की वजह से है, ठीक है। हाँ अच्छा, क्लोरोप्लास्ट का इंपॉर्टेंट काम क्या है, फोटोसिंथेसिस, सही बात है ना, जिससे अपना जो प्लांट वगैरह है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर
क्लोरोप्लास्ट की वजह से, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, और कुछ पॉइंट्स। वैक्यूल्स, क्या होते हैं वैक्यूल्स, बताएंगे कोई? वैक्यूल्स किस काम में आएगा? अच्छा, बोलना चाहेगा? वाटर को स्टोर करने के काम में आएंगे, सही बात है। वाटर को स्टोर करना हो, किसी सब्सटेंस को स्टोर करना हो, सबसे पहली बात कहाँ छोटा होगा और कहाँ बड़ा होगा? एनिमल सेल में छोटा होगा, सही बात है ना, और कहाँ बड़ा होगा? प्लांट सेल में बड़ा होगा, सही बात है ना। अच्छा, इनका मेन फंक्शन क्या होगा बताइए? किसी भी सब्सटेंस को, मतलब इसमें एनिमल में तो इसका बहुत ज्यादा काम नहीं आता, इसका मेन काम कहाँ रहता है? प्लांट सेल में। ये वाटर को या फिर किसी भी सब्सटेंस को, फूड सब्सटेंस को स्टोर करके रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप देखेंगे कि प्लांट सेल का सबसे बड़ा एरिया अगर कोई कवर करता है तो वो है क्या? अगर मैं मानता हूं कि प्लांट सेल है तो इसका आप देखेंगे इतने पार्ट में वैक्यूल फैला रहेगा, तो सबसे बड़ा पार्ट वैक्यूल ही कवर करता है, किसका? प्लांट सेल का, सही बात है। ये खाली जगह होती है, इसमें हवा भरी होती है, समझ रहे हो? ये होता क्या है कि जब अपने आप को ज्यादा ध्यान देना, जैसे मैं आपको बता रहा था ना एयर बबल, वैसे ये एयर बबल मान के चलिए। और होता क्या है कि जब कोई चीज बाहर निकालनी रहती है तो अपना साइज बड़ा कर देता है, समझ पा रहे हो? और जब कोई चीज को क्या करना रहता है, अंदर भरना रहता है, तो अपने साइज को छोटा कर देता है। जब प्लांट को बहुत ज्यादा वाटर वगैरह मिलता है तो क्या करता है, फटाफट फटाफट पूरे पानी को अपने अंदर भर लेगा सेल में, और इसका फाइनली साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। फिर ऊपर जैसे जैसे साइज बड़ा होता रहेगा वैसे वैसे पानी क्या होता रहेगा? बाहर रिलीज होता रहेगा, सही बात है कि नहीं? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोगों ने कुछ बातचीत कर लिया है। कुछ सेल ऑर्गेनल्स आपके छूट तो नहीं रहे, मेरे हिसाब से नहीं छूट रहे होंगे। क्लोरोप्लास्ट स्टडी कर लिए, वैक्यूल्स स्टडी कर लिए, माइटोकॉन्ड्रिया अभी तक नहीं पढ़े। व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रिया? पावर हाउस ऑफ द सेल, सही बात है ना। पूरे सेल में अगर मैं बोलूं, अच्छा हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में रहती है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनिन। यहाँ पर नो, तुम लोग मेरे को भूलवा देते हो, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, सही बात है ना। ये आप देखेंगे यहाँ पर एडेनोसाइन बोलो या फिर एडेनिन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एडेनिन ट्राइफॉस्फेट जो रहेगा, इस फॉर्म में हमारी बॉडी में क्या रहता है? एनर्जी जो रहती है वो स्टोर्ड कंडीशन में रहती है, एक टाइप का केमिकल का फॉर्म रहता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी के फॉर्म में हमारे अंदर वो एनर्जी स्टोर्ड रहती है, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है उसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। पूरे बॉडी में, मतलब पूरे सेल में जो क्या रहेगा, एनर्जी पहुंचाने का काम करता है, वो एक्चुअली में कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। आगे बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी कैसे बनती है, वो मतलब नेक्स्ट स्टैंडर्ड का टॉपिक है, अभी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कवर कर लिया है अपना पूरा सेल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया? सबसे पहले सेल, व्हाट इज सेल, ये हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी है। सेल के क्या कैसे पॉइंट्स हम लोगों ने वो कवर कर लिया, ठीक है। मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन तो मैंने बताया विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हम इसको मेजर भी कर सकते हैं और इसको क्लियरली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने सेल साइज देखा है, सही बात है कि नहीं, कि सेल का साइज कैसा होता है। हम लोगों ने इसमें बताया कि सेल के साइज जो होते हैं उनके फंक्शन के हिसाब से उनका शेप और साइज क्या होता है? अलग अलग होता है, उसका आकार भी क्या होता है? अलग अलग होता है। फिर हम लोगों ने सेल के टाइप्स देख लिए, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो एनिमल सेल और प्लांट सेल देखा, और फिर हम लोग ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल देखा। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने क्या क्या देखा है बताइए? हम लोगों ने देखा कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और किसमें होते हैं? यूकैरियोटिक में। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी और सेल ऑर्गेनल्स दोनों मौजूद होता है, सही बात है कि नहीं? हाँ, अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यहाँ पर, सॉरी, अगर मैं सेल को छोड़ करके सेल ऑर्गेनल्स को ऑब्जर्व करना चाहता हूं तो मुझे किसका हेल्प लेना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। वो और ज्यादा छोटे नंबर में करके लगभग 10,000 से 1,00,000 गुना क्या करता है? और ज्यादा छोटे चीज को बहुत क्लियरली दिखा सकता है। कौन? अपना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। फिर हम लोग ने सेल साइज के बाद सेल के टाइप्स भी देख चुके हैं, और सेल ऑर्गेनल्स में हम लोग ने लगभग सभी सेल ऑर्गेनल्स को कवर कर लिया है। एग्जांपल फिर से एक बार करते हैं, चलो। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा? सेल वॉल, सब कुछ क्लियर हो गया सेल वॉल के बारे में। फिर हम लोग ने क्या किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा, अब दोनों अलग अलग चीजें हैं, नहीं है? तीसरी बात, फिर हमने क्या कवर किया? साइटोप्लाज्म। फिर हम लोग चौथे नंबर पे क्या किए? अदर सेल ऑर्गेनल्स। अदर सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या किए? वैक्यूल्स की हो, क्लोरोप्लास्ट की हो, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, सही बात है। ये सब प्लास्टिड, ये सब का काम हमने क्या देख लिया? फंक्शन देख लिया। दो ही चीज पे बात होती है, एक उनका स्ट्रक्चर, दूसरा उनका फंक्शन, मतलब उनका काम क्या है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं हम किस पे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। तो शुरू करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लियर कर दूं मैं, चलो, कोई बात नहीं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अगर कोई मुझे बता पाएगा इन शॉर्ट तो बहुत मेहरबानी होगी। कौन बताएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जिसको आता है वो खड़े हो जाओ फटाक से, और क्या, फटाफट क्लियर करो। हाँ बोलो, क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं और एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं, अच्छा ठीक है। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी माइन्यूट इन साइज। ओके, वी कैन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हाँ, या
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात, बैठ जाइए। चलो देखते हैं सबसे पहली बात। तो सबसे पहली बात क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका नाम ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज्यादा साइज में छोटे हैं और हम उनको नकेड आइज अपनी मतलब नंगी आंखों से देख नहीं सकते। उनको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप या कई बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा और क्या पॉइंट्स मैंने बताया, उनको आप देखेंगे कि एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मल इन्वायरमेंट, मतलब आपके अगल बगल तो मौजूद है, लेकिन इसके अलावा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट का मतलब होता है हाई से हाई टेम्परेचर पे और लो से लो टेम्परेचर पे, वो दोनों जगह पे क्या होते हैं, मौजूद हो सकते हैं। सही बात है कि नहीं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने क्या कर लिया है, कुछ बातों को इकट्ठा कर लिया है। इतनी बातें अभी के लिए बहुत काफी हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये आपको पता चल गया है, सही बात है, इसमें कोई दिक्कत है। चलो अच्छा, अकरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है तो आपको पता चल गया। नॉर्मल इन्वायरमेंट तो रहता है, ये सॉइल, आप देखेंगे मिट्टी में रहता है, हवा में रहता है, पानी में रहता है, खाने में रहता है, हर जगह पर आप देखेंगे एवरीवेयर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे ही। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, वही कॉन्सेप्ट जैसे हम लोगों ने वहां यूज किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हेल्प से आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो, यानी देख भी सकते हो, और इसके अलावा इसको मेजर भी कर सकते हो। सही बात है कि नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अच्छा, नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेचर क्या होता है कि हमारे लिए कई बार यूजफुल हो जाते हैं, कई बार हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। सही बात है कि नहीं। अच्छा अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कहाँ कहाँ मिल सकते हैं आपको। तो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं आपको मैंने बता दिया है, सीवेज गंदगी में मिल जाएंगे आपको, सही बात है, साफ सफाई वाली जगह पे मिल जाएंगे। ये डिपेंड करेगा, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे मैं अगर कुछ बात करूं, जैसे देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर राइजोबियम, या फिर आपको यहाँ पर ये दूसरा एक लैक्टोबेसिला है। लैक्टोबेसिला एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि किस काम में आता है, मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। सही बात है, योगर्ट बोल दो, कर्ड में यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या काम आता है, तो यहाँ पर लैक्टोबेसिला काम आता है। अगर इसके अलावा राइजोबियम के बारे में बात करूं तो राइजोबियम किस काम में आता है बताइए। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइजोबियम अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो कहाँ मौजूद होता है, यहाँ पर रूट्स नोडल्स में मौजूद होता है। लेज्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, यानी दलहन वाले जो प्लांट होते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, ये उसकी जो रूट्स होती है, तो रूट्स में ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं ये मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये जो मतलब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन रहेगी या फिर जो मिट्टी में नाइट्रोजन रहेगा उसको पकड़कर ट्रैप करके किसको देंगे, प्लांट्स को देंगे, और बदले में प्लांट्स इनको रहने की जगह देता है। इस प्रोसेस को सिम्बियोसिस कहा जाता है। सिम्बियोसिस मतलब दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद है। वो इसको जगह दे रहा है रहने के लिए, बदले में ये क्या कर रहा है, उसको नाइट्रोजन पकड़ पकड़ के दे रहा है। सही बात है कि नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये क्लियर है, बोलो। अच्छा, सिम्बियोसिस का मतलब होता है सहजीवन, सहजीवन, सहजीवन। सहजीवन का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद होंगे। समझ रहे मेरी बात। हाँ, लेज्यूमिनस प्लांट के रूट्स में पाया जाता है कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज हैं, अभी इन सब पे बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमारे कुछ पॉइंट तो छूट नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अकरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने एकदम टू द पॉइंट कवर किया है कि क्या क्या कैसे चीजें होती हैं। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या मिलते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला गया है कि कहाँ पर होते हैं, जो एनिमल और प्लांट होते हैं उनके, जो डेड एनिमल और जो डेड प्लांट होते हैं उनके ऊपर ही मौजूद मिलते हैं आपको। उन सब के बारे में लाइक फंगस वगैरह हो गए। सही बात है ना। अच्छा, फंगस को और क्या बोलते हैं, कोई बताएगा, मतलब फंगस को किस कैटेगरी में आप रखते हो, इन्वायरमेंट को क्लीन करने वाला, सेप्रोफाइटिक। सही बात है ना, जो दूसरे मतलब मरे हुए एनिमल्स या फिर प्लांट्स के ऊपर, जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर अपने आप को रखते हैं, अपने ग्रोथ के लिए डिपेंडेंट होते हैं, उनको आप देखेंगे यहाँ पर कि क्या होते हैं वो, मतलब उनको क्या बोला जाता है, सेप्रोफाइटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेप्रोफाइटिक बोला जाता है। कोई दिक्कत आई यहाँ तक। अच्छा, क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको याद रखना, एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके फंगस हो गए, जो फंगाई वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, तो ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जो भी डेड एनिमल्स या फिर डेड प्लांट्स होते हैं, उसको ये बड़े मतलब उसके ऊपर ये आ जाते हैं और फाइनली उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करके फाइनली खत्म कर देते हैं। सही बात है कि नहीं। और इस वजह से इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। कौन, जो छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक फंगस वगैरह। सही बात है, तो याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब, और होते तो इंपॉर्टेंट सभी है। ठीक है, एक आप लोगों को छोड़कर, क्योंकि पॉल्यूशन अकेले कौन फैला रहा है। ठीक है, चलिए, नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे कि आपके मतलब तरह तरह के बहुत सारे
टाइप के क्या है, स्ट्रक्चर्ड के ये है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो यूनिसेल्युलर है, जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मल्टी सेल्युलर है। जैसे फंगस वगैरह देखेंगे तो किसमें आते हैं, मल्टी सेल्युलर में आते हैं। सही बात है ना। फंगस का सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है वो आप देखेंगे तो मशरूम वगैरह जो दिखाई देते हैं, जिन्हें हिंदी में कुकुर मुत्ता कहा जाता है, वो आपकी इस टाइम पे बारिश वगैरह में आपको दिखाई दे देंगे। सही बात है कि नहीं। हाँ, वो उसका सबसे बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म है। ठीक है, ओके। अब क्या है, अच्छा ये हमारा कवर हो चुका है प्रोकैरियोटिक सेल। हम लोग ने देख लिया प्रोकैरियोटिक सेल में कि प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं। सही बात है। कई बार ये मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये बैक्टीरिया नॉर्मली होते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक सेल जो रहेंगे इसमें क्या नहीं होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होगा। सही बात है। अच्छा, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बोला है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां पे ग्रोथ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हर जगह पर एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में ये अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या पॉइंट बताए थे कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ये सर्वाइव तो कर सकते हैं जब इनको एडवर्स कंडीशन देखो, जब तक फेवरेबल कंडीशन रहेगा, फेवरेबल कंडीशन मतलब जैसा ये चाहते हैं वैसा, तो जब तक इनकी कंडीशन रहेगी उसमें ये क्या करेंगे, उसमें ये अपना ग्रोथ करते हैं, अपना नंबर बढ़ाएंगे। यानी एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया, 2 से 4 बैक्टीरिया हो जाएगा। लेकिन जब एडवर्स कंडीशन आ जाएगा, एडवर्स कंडीशन मतलब प्रतिकूल परिस्थिति, मतलब इनके अपोजिट वातावरण, मतलब अब इसको वो झेल नहीं पा रहे हैं, तो क्या कर लेते हैं, अपने चाहिए यहाँ पर अपने सेल के चारों ओर जो रहेगा वो मेम्ब्रेन फॉर्म कर लेते हैं, एक हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। और वो हार्ड स्ट्रक्चर क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, जो कि इनको प्रोटेक्ट करके रखेगा। और जब फिर से इनका वाला क्या आ जाएगा, इन्वायरमेंट मिल जाएगा इनको, इनके जो जैसा इन्वायरमेंट ये चाहते थे वैसे इन्वायरमेंट में आ जाएंगे, तो फिर से ये लेयर को हटा देते हैं और फिर से अपना ग्रोथ करने लगते हैं। समझ पा रहे हो। इस वजह से ये एडवर्स कंडीशन में भी क्या कर जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। कोई दिक्कत आई अक्का? चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे खत्म किया, और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका दूसरा पार्ट है। तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मैंने बता दिया है कि कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए यूजफुल है, और आप देखेंगे जिसमें आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे तो वैक्सीन वगैरह बनाने में काम आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे फर्मेंटेशन में, फर्मेंटेशन देखो ये आपको बता दे रहा हूँ, ये रफ करते हैं पहले, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं फर्मेंटेशन क्या होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन को हिंदी में किण्वन कहा जाता है। किण्वन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप देखेंगे कुछ बैक्टीरिया के, पहले मैं नाम लिख दे रहा हूं, जैसे यीस्ट, जैसे आप देखेंगे लैक्टोबेसिलाई, जैसे आप और क्या देखेंगे, यीस्ट हो गया, लैक्टोबेसिलाई हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे राइजोबियम हो गया, राइजोबियम के अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, लेकिन ये सब डायरेक्ट हमारे लिए यूजफुल है। इसके अलावा आप देखेंगे एक पेनिसिलियम बैक्टीरिया हो गया, पेनिसिलिन बैक्टीरिया हो गया। ये सब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले यीस्ट का देखते हैं, यीस्ट क्या करता है। आप देखेंगे आप जो भी चीज को पफी बना देते हैं, मतलब जैसे आप देखेंगे इडली वगैरह बनाते हैं, आप ढोकला वगैरह बनाते हैं, सही बात है ना, खमन जिसे बोला जाता है, ढोकला बनाते हैं, या फिर आप देखेंगे केक वगैरह बनाते हैं, उसमें होता क्या है, उसमें आप यीस्ट का यूज करते हैं। यीस्ट क्या होता है, यीस्ट को जब आप मतलब नॉर्मल हॉट पानी, मतलब गर्म पानी में वो डालेंगे या फिर जो भी, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। कौन सी गैस रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने की वजह से आप देखेंगे जो आपका पाव रहता है, जब केक रहता है, वो पफी हो जाता है, फ्लफी हो जाता है, सही बात है ना, यानी जालीदार हो जाता है। और आप देखेंगे बहुत सारी चीजों में आज के टाइम जो जालीदार चीजें होती हैं, सही बात है कि नहीं। हाँ, जो पाव वगैरह रहता है आपने देखा होगा, कैसा रहता है, वो जालीदार रहता है या नहीं रहता है, सही बात है ना। वो किसकी वजह से होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जो कि बाहर नहीं निकल पाता और अंदर जो आपका फूड स्टफ रहता है, खाने वाली जो चीज रहती है, उसको क्या बना देता है, जालीदार बना देता है, ठीक है। तो ये आपका यीस्ट का काम हो गया। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे लैक्टोबेसिलाई, बहुत तरह तरह के मिल्क को आप मिल्क प्रोडक्ट बनाने में, जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे पनीर हो गया, पनीर के अलावा आप और क्या क्या नाम ये देखते हैं, योगर्ट हो गया, मिल्क वगैरह हो गए, सर ये कर्ड वगैरह हो गया, सही बात है ना। तो ये सबको बनाने में कौन काम आता है, लैक्टोबेसिलाई। मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट जितने भी आप खाते पीते हो, वो सब बनाने में कौन काम आ रहा है, आपका लैक्टोबेसिलाई काम में आ रहा है। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत है। ये क्या करता है, ये फर्मेंटेशन, ये दोनों ही फर्मेंटेशन करते हैं, ये दोनों नहीं करते हैं, राइजोबियम नहीं करता और पेनिसिलियम नहीं, बाकी ये दोनों फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं, एक का कन्वर्जन दूसरे में कर देते हैं। याद रहेगा, फर्मेंटेशन के जरिए, ठीक है।
राइजोबियम के बारे में अभी भी बताया, कहां पर होता है, लेजिमिनस प्लांट जो होते हैं यानी दलहन फसलें जो होती हैं छोटी छोटी, उनके रूट्स नोडल्स में मतलब जड़ों में ये पाए जाते हैं और ये एक तरीके का सहजीवन जैसे कार्य करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, मिट्टी में जो भी नाइट्रोजन रहता है, मिट्टी में जो भी नाइट्रोजन रहता है उसको ट्रैप करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और किसको प्रोवाइड कर देते हैं, प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेनिसिलियम एक बैक्टीरिया जो कि एंटीबायोटिक्स की तरह काम करता है, यानी जो हमें बहुत सारी डिसीजेस वगैरह है, बहुत सारी बीमारियां हैं, उनसे लड़ने में ये ये हमारे लिए क्या करता है, हेल्प करता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो पेनिसिलियम एज अ एंटीबायोटिक हमारे लिए काम करता है। क्लियर हो गया? तो ये कुछ बैक्टीरिया देख लिया जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। आप देख लेते हैं कुछ आपका मतलब बुक में अगर कुछ एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फर्मेंटेशन वगैरह क्लियर कर लिया है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में यही बताया गया है कि आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे लिए इस तरीके से हेल्पफुल होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अगर मैं बोलूं कि समुद्र में अचानक से कोई नाव पलटी हो गई और उसमें बहुत सारा ऑयल वगैरह था, और वो ऑयल क्या है, वो ऑयल आप देखेंगे पूरी तरीके से समुद्र में फैल चुका है। बात ये आती है कि उस ऑयल को साफ कैसे किया जाए, किसी आदमी के बस की तो बात नहीं हो, उसको साफ कैसे किया जाए। तो उसको साफ करने के लिए यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, बैक्टीरिया का यूज करेंगे, जो कि बड़े आसानी से उस ऑयल को क्या कर देंगे, वहां से मतलब डिकम्पोज करके या फिर उसका ये फर्मेंटेशन करके उसको हटा देंगे। ठीक है, फर्मेंटेशन आपका हो चुका है। ओके, हाँ, बाकी उससे ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है। ठीक है, पेनिसिलियम के बारे में थोड़ी सी बात है जो कि बताया गया है कि एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाने में, इंजेक्शन वगैरह बनाने में आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए मतलब रोल प्ले करता है, जिसमें आप देखेंगे कि ये क्या काम कर रहा है। यहाँ पर पैथोजेंस जो है, मतलब जो हमारे लिए मतलब पैथोजेंस क्या होते हैं, जो हार्मफुल डिसीजेस स्प्रेड करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनसे लड़ने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा वैक्सीन के बारे में कुछ पॉइंट बताया। देखिए हमने क्या क्या कवर कर लिया है। नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा हो चुका है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेचर क्या कैसा होता है, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग, कोई यूनिसेल्युलर होगा, कोई मल्टी सेल्युलर होंगे। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने बताया, एडवर्स कंडीशन में क्या करते हैं और अपने फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं। सही बात है। यूजेस ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग ने देख लिया है, फर्मेंटेशन हमने अभी कवर कर लिया है। अब हम थोड़ा वैक्सीन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, वैक्सीन क्या होता है आप देखेंगे जरा, नॉर्मली मैं बोलूं कि जो वैक्सीन रहेगा, अगर आप नॉर्मली देखेंगे आज के टाइम पे, अगर मैं बोलूं कि वैक्सीन का कभी सिंगल डोज नहीं दिया जाएगा, आपको वैक्सीन जो है वो छोटे छोटे डोजेस में दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि वैक्सीन जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर्ड होता है। किससे प्रिपेयर्ड होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसे मान लीजिए कि जो डिसीजेस मतलब है उसी डिसीज को स्प्रेड करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसी डिसीज को। जैसे मैं बात करूं कि अगर मैं कोरोना के, आपका अभी कोरोना आप देखेंगे हुआ, उसमें जो भी वैक्सीन वगैरह बना, समझ रहे मेरी बात, जो भी वैक्सीन बना वो कोरोना से ही बना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब जो बैक्टीरिया को मारना है उसके जैसा ही बैक्टीरिया का वैक्सीन, उसी बैक्टीरिया से क्या होगा, वो वैक्सीन बनता है। इसमें होता क्या है कि जो मान लीजिए जैसे मुझे अगर जिस बैक्टीरिया का मतलब जिस डिसीज के खिलाफ क्या करना है, वैक्सीन बनाना है, मैं उस बैक्टीरिया को पकड़ूंगा और उसके बाद एक ऐसे सॉल्यूशन में डुबाया जाएगा जो कि क्या होगा, जो कि उसको क्या कर देगा, उसके इफेक्ट को खत्म कर देगा। सही बात है। अब उसका इफेक्ट कुछ नहीं रहेगा, अब उसको क्या किया जाएगा, बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा। जब उसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तो वो क्या करेगा, किसी तरीके का मतलब देखो, क्योंकि वो अफेक्टलेस है, कोई अफेक्ट दिखाएगा नहीं, तो अब उसको बॉडी में क्या कर दिया गया है, इंजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी होगा क्या, हमारी एंटीबायोटिक मतलब हमारी जो एंटीबॉडीज होती है, जो बॉडी में मौजूद होती है हमारे, वो क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को फटाक से पहचान लेंगे और पता कर लेंगे कि भाई ये वाला डिसीज स्प्रेड करने वाला बैक्टीरिया है। सही बात है कि नहीं। और उसको तुरंत क्या करेंगे, पकड़ के, मतलब उसको तो डिस्ट्रॉय करेंगे नहीं करेंगे वो बात अपनी जगह है, लेकिन ये कि उसका एंटी मतलब बॉडी जो है हमारी बॉडी में बन जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी वो डिसीज क्या होगी हमको होने वाली रहेगी, तो वो एंटीबॉडीज जो रहेंगी वो बड़े आसानी से उससे लड़ देंगी और इससे बहुत कम चांसेस होता है कि हमको वो बीमारी होगी या हमको वो डिसीज पहुंचेगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? हाँ, लेकिन क्योंकि ये हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर्ड हुआ करते थे, लेकिन कभी कभी ऐसे चांसेस हो सकते थे कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वो कंप्लीटली मतलब अफेक्टलेस नहीं हुए हैं, और ऐसे कंडीशन में ये हो सकता था कि एक बार फिर से अपने मतलब उनका जो इफेक्ट रहता था उसको अपने बॉडी में दिखा सकते हैं। तो कई बार इनका एडवर्स मतलब ये बोला जाए कि उल्टा इफेक्ट भी दिखा देते थे। ठीक होने के बजाय मतलब जो रोगी है, जो बोला जाए कि जो जिसको ये प्रॉब्लम हुआ है उसकी कंडीशन और ज्यादा बिगड़ने लगती थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता था कि एक सिंगल मतलब एक ही डोज में वो नहीं दिया जाता था, बल्कि कई डोज प्रोवाइड किए जाते हैं। समझ रहे हो, मतलब एक डोज दिया जाएगा, 2 डोज दिया जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे रैबिस का इंजेक्शन लगता है, तो आपने सुना होगा कि 14 15 सुई लगती है। क्यों ऐसे एक सिंगल डोज में क्यों नहीं दे दिया जा रहा है? हो सकता है कि वो क्या कर देगा, अपना मतलब उल्टा इफेक्ट दिखा देगा। सही बात है कि नहीं। तो इसलिए क्या किया जाता है, छोटे छोटे डोज में वो दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर वो एडवर्स इफेक्ट भी दिखाया जाए तो उस पर कंट्रोल कर पाए। समझ रहे मेरी बात? क्लियर है?
तो यहाँ पर ये वैक्सीन का क्लियर हो गया पॉइंट आपको। हाँ, अब क्या है हार्मफुल बैक्टीरिया। तो हार्मफुल बैक्टीरिया में क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल पैथोजन इज वन ऑफ द हार्मफुल बैक्टीरिया। सही बात है, जितने भी बैक्टीरिया जो हमारे लिए डिसीज वगैरह को स्प्रेड करते हैं वो हमारे लिए एक तरह के हार्मफुल बैक्टीरिया हैं। इसके अलावा हार्मफुल बैक्टीरिया आप देखेंगे जैसे क्लॉस्ट्रीडियम, ये कैसा बैक्टीरिया है, ये वो बैक्टीरिया है जो खाने को खराब कर देता है। सही बात है, गर्मी के दिनों में अगर आप देखेंगे एक तरह का एनरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला बैक्टीरिया होता है। एनरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, वो बैक्टीरिया जो आप देखेंगे कि नॉर्मली खाने को कैसे खराब करेगा, जरा ध्यान देना, ये एनरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। और होता क्या है कि वहीं पर आते हैं जहां ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी या फिर हवा वगैरह बहुत कम आ रहा है। गर्मी के दिनों में क्या होता है, खाना जल्दी खराब हो जाता है, और ठंडी के दिनों में खाना लंबे टाइम तक चलता है। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन इसके पीछे ये है कि जो खाना वगैरह रहता है रसोई में रखा रहता है, और आप देखेंगे रसोई में बहुत ज्यादा खिड़की वगैरह अवेलेबल नहीं होती है, और खिड़की वगैरह अवेलेबल नहीं होने की वजह से यहाँ पर हवा आ और जा नहीं पाती है, और गर्मी इतना ज्यादा हो जाती है कि वहां क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया आ जाते हैं, क्योंकि इनको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, और ये खाने को बड़े आराम से खराब कर देते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो हो सके पॉसिबल हो जाए तो रसोई घर में आप क्या करिए, ऐसी व्यवस्था रखना चाहिए। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात, हर एक चीज के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि रसोई घर में हवा आना जाना जैसी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए, वेंटिलेशन अवेलेबल होना चाहिए, तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन ये है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, तो ये हो गया क्या, कुछ ये पैथोजन के बारे में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने से छूटे ना। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट आपको क्या बोला गया है, अचार वगैरह के बारे में कॉन्सेप्ट दिया है कि कुछ दिनों के बाद खराब होने लगते हैं, उसके पीछे क्या रीजन होता है, उसके पीछे क्या होते हैं, फंगस वगैरह होते हैं। सही बात है ना, फंगस क्या होते हैं, बड़े आसानी से अगर हम क्या करते हैं, अचार वगैरह को ऐसे डब्बे में रखते हैं जहां पर किसी तरह से हवा आ रही है और जा रही है। आपको मम्मी बोलती होगी कि कहते हैं हवा, ये अचार का डब्बा जो है कस कर बंद करना ना, आपने सुना होगा। इसके पीछे रीजन क्या होता है, रीजन यही होता है कि अगर आपने इसको कसकर नहीं बंद किया तो उसमें से हवा आ रहा है और जा रहा है, और हवा में क्या होता है, छोटे छोटे माइक्रो स्पोर्स होते हैं, किसके, फंगाई के, और वो जो माइक्रो स्पोर्स होते हैं वो बड़े आसानी से क्या हो जाएंगे, अचार वगैरह पे लगेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, खराब कर देंगे, फिर आप उस पर फंगस फफूंदी जैसा स्ट्रक्चर देख लोगे। ठीक है, फिर पैथोजन के बारे में है, तो पैथोजन आप देखेंगे तरह तरह की कई सारी बीमारियां आपको लिखी गई, लाइक हेपेटाइटिस हो गया, गैस्ट्रो हो गया, एम्बाइसिस हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब दुनिया भर की बीमारियां हैं जो कि किससे और किसकी वजह से होती हैं, तो यहाँ पर आपके मतलब पैथोजन की वजह से होती है, यानी वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो हमको क्या करते हैं, डिसीज को स्प्रेड करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, पैथोजन बोला जाता है। सही बात है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, और कुछ पॉइंट्स है अपने देख लेंगे एक बार। यहाँ पे एक मुझे थोड़ा सा पॉइंट दिखा है, ह्यूमन बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो। ये फीमेल मॉस्किटो बोला गया है कि मेल मॉस्किटो नहीं काटता, केवल फीमेल मॉस्किटो काटता है। क्या ये बात सही है? हाँ, उसका नाम क्या है, कोई बताएगा? मादा एनाफिलीज। सही बात, फीमेल एनाफिलीज जो रहती है वो एक वो मतलब मेल को क्या रहता है, मेल बेचारा कहीं भी जी लेता है। अच्छा, क्यों वही काटती है? क्योंकि वो बच्चा मतलब एग्जैक्टली, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली में होता क्या है कि आप देखेंगे उसको क्या करना रहता है, बच्चे देना रहता है, मतलब अंडे देना रहता है। एक बार में लगभग 200 से 300 अंडे एक मतलब मच्छर दे देता है, और आप देखेंगे अंडे देने के लिए उसके बॉडी में जरूरत रहती है, जरूरत किसकी रहती है, ब्लड की, और आप देखेंगे वही रीजन रहता है कि मतलब वो क्या करती है, काटती है। बाकी नर वगैरह देखेंगे तो सब फूलों वगैरह पे बहुत ज्यादा रहेंगे, फूल के पत्तियों के रस वगैरह लेकर के भी वो लोग क्या रहते हैं, जी लेते हैं। लेकिन जो फीमेल रहती है, फीमेल एनाफिलीज रहती है, वही क्या करती है। ठीक है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर लग रहा है। स्वच्छ भारत अभियान लिखा जा रहा है, बोला साफ सफाई जितनी रखोगे उतना ज्यादा मतलब हाइजीन रहेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, डिसीज वगैरह कम फैलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक ऑलवेज रिमेंबर करके पॉइंट है, वो यहाँ पर ये बता रहा है कि एंटीबायोटिक्स जब भी आप ले रहे हैं, कोई भी एंटीबायोटिक्स हो यानी कोई भी दवाई हो, आप विदाउट डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के उसको मत लीजिए। अदरवाइज क्या हो सकता है, वो अपना रॉन्ग इफेक्ट भी आपको दिखा सकता है, आपको ये नहीं पता रहेगा उसको कैसे लेना है, किस डोज में लेना है, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वही बात वहां पे लिखा है। बाकी वैक्सीन अपना हो चुका है मेरे हिसाब से, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बाकी है, और कुछ रहेगा तो आप लोग एक बार पढ़ना, और फिर दिक्कत आएगी पूछ लेना। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है।